हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वो कई सारे माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहे हैं और उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये विशेष सेशन आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे जो क्वेश्चन है बच्चों के। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर किस तरीके से हम लोग 60 मिनट में 80 प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। वो रणनीति क्या होगी, वो स्ट्रैटेजी क्या होगी जिससे हम लोग ये जो टास्क है इस टास्क को पूरा कर पाए। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट में हमें कितना कितना समय देना चाहिए जिससे हमारी जो हमारी स्टडी है वो बचे हुए टाइम में एक बहुत बेहतर ढंग से हो पाए। तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से आ रहा है कि सर इस बार जो एसएससी जीडी का कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, मतलब कट ऑफ क्या जा सकता है, तो उस पर भी हम लोग यहाँ पे जो है वो चर्चा करने वाले हैं और इस तीनों पॉइंट को आज के सेशन में हम लोग समराइज करेंगे यानी कि जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस से आप लोग अच्छे तरीके से परिचित हैं, लेकिन एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि आपका जो सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जीएस का, है ना। यानी कि आपको यहाँ पे मेरे भाई जीएस देखने को मिलने वाली है। जीएस के कितने क्वेश्चन होंगे, 20 प्रश्न होंगे, जिसका वेटेज जो है वो 40 नंबर का है, आप सभी लोग जानते हैं। ऐसे हम लोग बात करेगा रीजनिंग की, तो आप देखो ये रीजनिंग आपको नजर आ रही है, ये जीएस आपको नजर आ रही है। तो रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर, जीएस में आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की तो यहां पर भी आपके पास 20 क्वेश्चन 40 नंबर। और फिर हम लोग बात करेंगे एक लैंग्वेज की, चाहे वो हिंदी हो और चाहे इंग्लिश, यहां से भी आपको 20 क्वेश्चन और 40 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी कि कुल आपको 80 प्रश्न मिलेंगे जो 160 नंबर के होंगे और इसके लिए मिलेंगे आपको 60 मिनट। यहीं से हमारा चैलेंज जो है वो शुरू होता है कि इन 80 जो हमारे पास 80 जो प्रश्न है इनको हम कैसे 60 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही है कि 60 मिनट में पेपर जो है वो कैसे होगा। इसके लिए एक बेहतरीन रणनीति मैंने आपके लिए तैयार करी है। उस रणनीति पे आपको अमल करना होगा, फॉलो करना होगा उस स्ट्रेटजी को, आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चा जब हम लोग बात यहां पे करेंगे तो दो चीजें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, इनको मैंने 2 भागों में बांटा है। एक में आता है आपका पार्ट नंबर 1 और एक है आपका पार्ट नंबर 2। 2 भागों में मैंने सारे सब्जेक्ट को आपके लिए बांटा है। आप भी जब अपनी स्टडी करोगे तो आपको भी इसको 2 भागों में बांट के चलना है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 में मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट रख रहा हूं। एक तो आपका लैंग्वेज रख रहा हूं, स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं हिंदी की, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो हिंदी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे होंगे, मतलब ज्यादातर लोग हिंदी वाले होंगे। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो इसमें आप इंग्लिश को भी रख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी। ये जो है वो लैंग्वेज में यहां पे रख रहा हूं। और दूसरा सब्जेक्ट इसके अंदर मैं रख रहा हूं क्या, रीजनिंग। दूसरा सब्जेक्ट इसके अंदर मैं रख रहा हूं रीजनिंग। इसके बाद मेरे भाई बात करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 की, और पार्ट नंबर 2 जो है इसमें मैं रख रहा हूं मैथ्स को और इसी में मैं रख रहा हूं जीके एंड जीएस को। तो इन 2 भागों में मैंने आपके पूरे सिलेबस को बांटा है। क्यों बांटा है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए मेरे भाई, ये जो हिंदी है, हिंदी का सिलेबस अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा टॉपिक हमारे पास हिंदी से आते नहीं है। अगर आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरा मन लगाकर अगर आप हिंदी के सब्जेक्ट को तैयार करोगे तो 30 दिन के अंदर आप हिंदी के सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। हिंदी का सब्जेक्ट जो है वो 30 दिन के अंदर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपकी 30 दिनों में बहुत अच्छे से तैयार हो सकती है। इसके भी लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपके 30 दिनों के अंदर क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो पहले 30 दिन यानी कि पूरा जो 1 महीना है अभी से, उस 1 महीने में आप 2 सब्जेक्ट अपने निपटा सकते हो, हिंदी और रीजनिंग। और ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऐसे होंगे जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे भाई रीजनिंग में आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली ला सकते हो। और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आउट ऑफ 20 आप आराम से 18+ नंबर लेके आ सकते हो, आराम से। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो 20 में से 18+ नंबर आपके आराम से हिंदी में आ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मैथ्स में और जीके जीएस में। मैथ्स और जीके जीएस का सिलेबस सबसे ज्यादा वास्ट है,
मतलब सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो आपका मैथ्स का और जीके जीएस का है। लेकिन इसमें से अगर मैं बात करूं तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 20 में से 20 क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हो। 20 में से 20 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई जीके जीएस का पोर्शन जो है वो काफी वास्ट है, आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि जीके जीएस के अंदर आपको क्या मिलेगी, आपको हिस्ट्री यानी कि इतिहास भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी यानी कि आपको राजनीति शास्त्र भी पढ़ना है ना। इसके अलावा इसमें आपका साइंस भी है, ठीक है। साइंस में भी आपके 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, इसमें आपका बायो आ जाता है, इसमें आपका फिजिक्स आ जाता है, इसमें आपका जो है केमिस्ट्री आ जाता है। तो साइंस आपका काफी वास्ट है। इसके अलावा मेरे भाई जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स भी आ जाता है ना। इसमें आपका जियोग्राफी भी आ जाता है, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है। तो आप देखोगे कि जीके जीएस का पोर्शन काफी वास्ट है, इसको तैयार करने में भी आपको समय लगेगा। और अगर हम कंपेयर करें मैथ्स से, हिंदी से या रीजनिंग से, तो उसके कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप इसमें मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं मैथमेटिक्स से, मैं कंपेयर कर रहा हूं इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज से, मैं कंपेयर कर रहा हूं यहां पे रीजनिंग से। तो जब ये कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो मेरा मानना है कि इसमें जो आपका स्कोर हो पाएगा, अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, तब जाके आपका ये 15 प्लस हो पाएगा। अदरवाइज ये इससे नीचे भी रह सकता है। बहुत ज्यादा आप जी तोड़ मेहनत करोगे, सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा लोगे, सारा कंटेंट जो आपने पढ़ा है वो सारा का सारा आपको याद होगा, करंट अफेयर्स बेहतरीन तरीके से तैयार होगा, तो ये आराम से आप इतना स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैथ्स में आप 20 में 20 कर सकते हो। इसके लिए लगभग अगर मैं कम से कम दिनों की बात करूं तो कम से कम आपको 50 डेज चाहिए कॉन्सेप्ट करने के लिए, है ना। और मैथ्स में आपको पता है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। तो लास्ट के जो 10 दिन हैं उसमें आपको प्योर मॉक टेस्ट पेपर पे जाना पड़ेगा, और इन 50 दिनों में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे भाई अगर आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं तो आपको टाइम का मैनेजमेंट आपको करना होगा। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करने के लिए जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको तैयार करना होगा। जब आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा तो टाइम मैनेजमेंट हमारा किस तरीके से होगा, मतलब किस सब्जेक्ट को हम कितना कितना समय दे सकते हैं, ये अपने आप आपका डिवाइड हो जाएगा जब आप मॉक टेस्ट पेपर को क्या करने लगोगे, सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से जब आप पूरी प्लानिंग अपनी करोगे तो इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जब सिलेबस कंप्लीट होगा, जब आपको सारी चीजें आती होंगी, तभी आप 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब तक आप अटेम्प्ट करोगे नहीं तब तक आप मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाओगे। बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को हम लोग कितना समय दें। जब मैं प्रत्येक सब्जेक्ट को समय देने की बात कर रहा हूं तो यहां पर मेरा मतलब जो है वो सेल्फ स्टडी से है। किससे मतलब है? सेल्फ स्टडी से है। मतलब जो भी टाइमिंग आपका क्लासेस में लगता है उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं सेल्फ स्टडी की, मतलब जो आप स्वयं पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी का मतलब है जो आप खुद से तैयार करेंगे, मतलब जो स्वयं तैयार करेंगे, या स्वयं जो पढ़ना है स्वयं तैयार करें, या जो स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई ध्यान से समझना आपको कि जब आप यहां पे ये काम करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, फिर मैं वापस से वहीं पे आ जाता हूं जो हमारे पास सब्जेक्ट थे, हिंदी और रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मैथ्स पे और जीके जीएस पे। तो मेरे भाई यहां पे आपको क्या करना है, यहां पर आपको जब हम हिंदी की बात करते हैं तो जितनी चीजें आपको क्लास में सिखाई गई हैं, क्लास नोट्स का आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? क्लास नोट्स का रिवीजन करना है। और मेरे भाई अगर हम लोग क्लास नोट्स के रिवीजन की बात करें तो 1 घंटे की क्लास का रिवीजन मैक्सिमम 10 मिनट में हो सकता है। क्लास नोट्स जो भी आपने लिए हैं उसके 1 घंटे की क्लास का रिवीजन मैक्सिमम कितने मिनट में हो सकता है? 10 मिनट्स में। ऐसे ही जब हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे तो यहां पर भी आपको क्या करना है, केवल क्लास नोट्स का रिवीजन करना है। यहां पर भी जो आपके पास क्लास के नोट्स होंगे उनका ही उनको क्या करना है, दोहराना है। मतलब क्लास में जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, जो भी आपके क्लास नोट्स हैं उनको आपको क्या करना है, उनको दोहराना है। क्लास नोट्स को दोहराना है, और यहां पर भी यही काम करना है, जो क्लास नोट्स हैं उनको हमें दोहरा लेना है, रिवाइज कर लेना है। अब हम लोग आ जाते हैं यहां पे, कहां पे? मैथ्स पे। ठीक है,
मेरे भाई जब हम लोग मैथ्स की बात करेंगे तो आपको क्लास के अलावा यहां पर मैं दो कैटेगरी में बच्चों को बांट रहा हूं। एक तो बहुत वो बच्चे होंगे जिनका मैथ्स बहुत वीक है, और ज्यादातर आप में से मुझे पता है कि ज्यादातर आप में से बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स बहुत वीक है ना। और दूसरे बच्चे वो होंगे जिनका मैथ्स जो है वो एवरेज होगा। एवरेज मतलब ठीक ठाक, वीक मतलब बहुत कमजोर, है ना। एक तो वो होंगे जो मैथ्स में बहुत कमजोर होंगे और एक वो होंगे जो ठीक ठाक होंगे। एवरेज का मतलब होता है ठीक ठाक, मतलब ना तो उनकी मैथ्स कम होगी ना ही वो ये कहेंगे कि मैथ हमारी जो है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं अलग अलग जोन में यहां पे बांट रहा हूं। मेरे भाई अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं तो कम से कम आपको 2 घंटे सेल्फ स्टडी को देने हैं मैथ्स में, कम से कम 2 आवर्स। और अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं तो आपका 1+ आवर्स में भी काम चल सकता है, ठीक है। इतना तो आपको कम से कम देना है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आपका अपने अकॉर्डिंग बढ़ भी सकता है। मान लीजिए किसी को लग रहा है कि उसको 3 घंटे की जरूरत है तो बिल्कुल दीजिए। अगर किसी एवरेज स्टूडेंट को लग रहा है कि 2 घंटे ये मेरे अकॉर्डिंग है, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, इतना समय आपको क्लास के अलावा और रिवीजन के अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए देना है। ध्यान रखना, ये जो समय है ये रिवीजन के अलावा समय है, यानी कि आपको क्लास नोट्स का रिवीजन यहां पे भी करना है और रिवीजन के अलावा वाला ये समय है, ठीक है। रिवीजन के अलावा आपको ये क्या करना है, ये समय आपको देना है, ठीक है। मतलब जो रिवीजन आप कर रहे हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपका रिवीजन में लग रहा है वो तो आपको लगाना ही लगाना है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं तो कम से कम 1 घंटे देना है, और अगर आप एक वीक स्टूडेंट है, कमजोर आप हैं मैथ्स में, तो आपको 2 घंटे कम से कम देना है सेल्फ स्टडी को, ठीक है। और जीके जीएस में भी बेटा आपको क्या करना है, जीके जीएस में भी आपको क्लास नोट्स का रिवीजन करना है, ठीक है। क्लास नोट्स का रिवीजन करना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, क्लास नोट्स के अलावा जो डेली करंट अफेयर्स होगी, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, मंथली पढ़ना है। मंथली कैसे पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए अभी अगर हम लोग बात करें तो आपका नवंबर चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले नवंबर की जितनी करंट अफेयर्स है उसको निपटा दो। फिर जब नवंबर की आपकी खत्म हो जाए तो फिर आपको बैक जाना है। कहां पे, नवंबर से पहले क्या था, अक्टूबर। तो आपको फिर 1 बाय 1 अक्टूबर की पढ़नी है, और कोशिश करें कि एक दिन में आप सारा निपटाता जाए। एक दिन आपने 1 या 2 दिन आपको मैक्सिमम देना है। ऐसे करके आपका फिर अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर से पहले सितंबर आ जाएगा, सितंबर से पहले अगस्त आ जाएगा, फिर जुलाई आ जाएगा, फिर जून आ जाएगा। ऐसे आप बैक जाते जाओगे, है ना। और सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको जनवरी तक के क्या कर लेने हैं, तैयार। जब आप ऐसे वापस जाते जाते जनवरी तक पहुंच जाओगे तो जनवरी से फिर वापस आना, जनवरी से क्या आना, फिर वापस आना, और फिर उनको पूरा क्या करते आना, रिवाइज करते आना। आपका पूरा करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक बातें होंगी, जैसे मान लीजिए आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मान लीजिए आज आपने मेघालय के बारे में कोई चीज पढ़ी, तो मेघालय से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी पढ़ लीजिए। आपने कभी असम के बारे में पढ़ा, असम से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी पढ़ लीजिए। तो ये काम आपको एक्स्ट्रा करना है, यानी कि कम से कम आप 1 घंटे चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा दे सकते हो। ये बात समझ में आ गई है। क्लास नोट्स को तो रिवाइज करना है, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसका भी आप सभी को रिवीजन करना है। जब आप ये काम करोगे तो आपका जो समय है वो अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि 6 से 7 घंटे आपको पता है कि आपके क्लासेस का टाइम है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 6 घंटे क्लास टाइमिंग मान लेते हैं, 6 आवर से क्लास टाइमिंग मान लेते हैं, और कम से कम अगर हम सबको मिला दें तो कम से कम आपका 4 घंटे एक्स्ट्रा और हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 10 घंटे का पूरा स्टडी प्लान तैयार होता है, ठीक है। 10 आवर्स का आपको स्टडी प्लान तैयार होता है, मतलब खुद से जो आपको काम करना है वो मैथ्स में और जीके जीएस में करना है। हिंदी में आपको केवल उतना ही काम करना है जो आपने दिया है। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हिंदी और रीजनिंग के लिए कहां से करोगे, अगर मैं हिंदी और रीजनिंग की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की बात करूं तो इसके लिए केवल आपको मॉक टेस्ट पेपर लगाना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। मॉक टेस्ट पेपर जब आप लगाओगे तो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों की आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक टेस्ट पेपर में क्या होंगे, 2 तरीके के मॉक टेस्ट पेपर होंगे आपके। एक तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा, मतलब जो पुराने वर्षों में पेपर हुए हैं उनकी बात मैं कर लेता हूं। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर होगा, ठीक है, और एक अगर हम लोग बात करें तो एक हमारे पास न्यू मॉक टेस्ट होंगे, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट। क्या बोला जाता है, एक्सपेक्टेड, मतलब जो आपके आगे आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों तरीके के मॉक टेस्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर तो छोड़ना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर तो सारे लगा दे हैं, साथ ही साथ जो आपके एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट होंगे
वो भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना टाइम हम लोगों को देना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले सेगमेंट में कि कट ऑफ जो है वो हमारा कितना जाएगा। मेरे भाई कट ऑफ जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसमें से सबसे पहला एक फैक्टर है वैकेंसी। तो पिछली बार की वैकेंसी की बात अगर हम लोग करें तो पिछली बार वैकेंसी थी आपकी कितनी, 25,371 वैकेंसी थी पिछली बार, ठीक है। इस बार की अगर हम लोग बात करें तो 24,369 वैकेंसी है। यानी कि अगर हम वैकेंसी वाइज बात करें, ये वैकेंसी है कब के लिए, ये वैकेंसी है 2021 के लिए जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और ये वैकेंसी है 2022 के लिए। तो मेरे भाई जब आप वैकेंसी में देखोगे तो वैकेंसी में कोई भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वैकेंसी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर जरूर हुआ है। यहां का जो पैटर्न था एग्जाम पैटर्न, कौन सा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, यहां का जो एग्जाम पैटर्न था और यहां पे जो एग्जाम पैटर्न है वो बदल गया है, मतलब न्यू एग्जाम पैटर्न यहां पे हो गया है, ठीक है। तो इस न्यू एग्जाम पैटर्न की वजह से हमारे पास क्या फायदा होने वाला है, यहां पर अगर हम लोग देखें 2021 के एग्जाम की तो यहां पर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग होगी और अच्छी खासी होगी, 0.50 के नेगेटिव मार्किंग है। जबकि अगर हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी में देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देख लें कि मान लीजिए तब से बच्चे और ज्यादा होशियार हो गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहां से बच गए होंगे वो भी यहां पे एग्जाम देंगे, तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कंपेयर करूं प्रीवियस ईयर से तो बेटा कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, कट ऑफ कम ही रह सकती है, ज्यादा नहीं होगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं। बेटा कट ऑफ भी दो तरीके की आती है, ठीक है। जब मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो कट ऑफ दो तरीके की आती है, ध्यान रखिएगा। एक तो आती है आपका पीईटी और पीएसटी एग्जाम से पहले, है ना, एग्जाम से पहले एक तो आपकी ये कट ऑफ आती है, और एक आती है आपकी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। एक आती है क्या, फाइनल कट ऑफ। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो बच्चे फाइनल कट ऑफ में आते हैं वही सेलेक्ट होते हैं। भाई इस वाली कट ऑफ में आने वाले काफी सारे विद्यार्थी हो सकते हैं, आपको मैंने बताया था, एक बार मैं बता देता हूं फिर से कि अगर आपके पास इतनी वैकेंसी है तो लगभग इसका 10 गुना, कम से कम 10 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। मतलब कितने हो गए, वो हो गए 2,43,000, है ना, 6,900, इतने बच्चे कम से कम सेलेक्ट होंगे इस वैकेंसी के लिए। मतलब जो पीईटी और पीएसटी देंगे, जिनका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा या फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा और जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। लेकिन जब हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो आपको पता है कि फाइनल कट ऑफ में केवल इतने विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे। तो मैं यहां पे कट ऑफ की बात कर रहा हूं, फाइनल कट ऑफ की। अगर आप सभी लोग फाइनल कट ऑफ में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो कम से कम आपको, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, जो उन्होंने स्टैंडर्ड लिख के दिया वो तो 30% दिया कि 30% से अगर कोई नंबर किसी के कम है तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई फाइनल के लिए कम से कम आपको 70% नंबर प्राप्त करने होंगे, कम से कम 70% नंबर। और अगर आप अच्छी जगह पे जाना चाहे तो जैसे किसी का ड्रीम एसएसएफ में जाना है, किसी का ड्रीम सीआईएसएफ में जाना है क्योंकि सीआईएसएफ में काफी कम वैकेंसी इस बार, है ना, किसी का ड्रीम जो है वो एनसीबी में जाना है, एनआईए में जाना है, तो फिर बच्चा आपका जो नंबर है रैंक लाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको रैंक लानी है तो आपके जो नंबर हैं वो 85% प्लस आने चाहिए। अगर रैंक लाना है तो 85% प्लस, और अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 70% प्लस आपके नंबर होना चाहिए। बात क्लियर है, 70 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 70 प्लस नहीं कहा मैंने, 70% कहा। टोटल पेपर आपका कितने का है, टोटल पेपर मेरे भाई 160 नंबर का है, तो 160 का 80% जब आप निकालोगे उतने नंबर आपके कम से कम होने चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। काफी मैंने हाई स्टैंडर्ड सेट किया है, लेकिन हाँ मेरे भाई आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थे वो आपके सारे प्रश्नों के जवाब जो आपके कंटिन्यूअसली मुझे मिल रहे थे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और प्रश्न रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में आपके अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल।